हेलो एवरीवन, आज हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था और देखा था कैसे कंपनी भारत आई, कैसे काम किया। 1772 में जो फेमाइन फैला था, जो भुखमरी फैली थी भारत में, जिसकी वजह से कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन की अप्लाई की थी। उसके बाद ही ये एक्ट बना। तो हम देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्यों ये एक्ट बना और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। शुरू से देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चयन। मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल है तीनों प्रेसिडेंसी का, वो किसको रिपोर्ट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो इसके लिए क्या कानून थे? इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या संचालन समिति द्वारा किया जाता था। इनका जो चयन था वो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, ये उनका चयन किया करते थे। ये कौन लोग होते थे? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन लोग होते थे? ये वो लोग होते थे जिनके पास कंपनी में 500 पाउंड की हिस्सेदारी है, यानी इनका इतना शेयर है कंपनी के अंदर। वही लोग बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य हो सकते थे। वही लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चयन में के सदस्यों के चयन में भाग ले सकते थे। दूसरा, इंग्लैंड की संसद की प्रतिक्रिया। मतलब इंग्लैंड की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर क्या रिएक्शन करती थी, या कामों पर रिएक्ट करती थी या नहीं करती थी, देखते हैं। इंग्लैंड की संसद वैसे तो कंपनी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती थी, मतलब कंपनी को एक बार परमिशन दे दी और हो गया। लेकिन 1765 के दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी के जो अधिकारी थे वो धनी बनकर इंग्लैंड लौटने लगे और इतने ज़्यादा धनी हो गए कि वहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। तब गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि ये लोग इंडिया में ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जबकि कंपनी को तो इतना लाभ नहीं हो रहा। ये लोग इतने अमीर बन के कैसे वापस आ रहे हैं, और आकर राजनीति में ही हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये जो दीवानी अधिकार हैं, इनके बारे में, दीवानी राइट्स जो हैं, इनके बारे में पढ़ने सीखने के लिए हमें ये दो युद्ध पढ़ना होंगे, जो कि पहला है 1757 का प्लासी युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। इसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि कंपनी को दीवानी राइट्स कैसे मिले। आगे देखते हैं। हाँ, ये रहा रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आए थे तो मात्र 18 वर्ष के थे। ये एक कंपनी एजेंट के तौर पर आए थे, एक बहुत छोटे से जॉब पर आए थे 1743 में। अब 1767 आते आते जब ये अपने देश वापस लौटे, इंग्लैंड जब ये वापस गए, तो इनके पास 4,01,102 पौंड का संपत्ति थी। ये यानी इतनी संपत्ति उस ज़माने में, उस दौर में इतनी ज़्यादा संपत्ति इतने कम समय में बनाकर ये वापस लौटे थे। तो जाहिर सी बात है, सबको इन पर भ्रष्टाचार का शक होना जाहिर था। तो संसद के द्वारा इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया, जिसके चलते, क्योंकि ये गिल्टी थे, जिसके चलते इन्होंने 1774 में सुसाइड कर ली। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने सुसाइड की है। आगे देखते हैं। आर्थिक स्थिति क्या थी कंपनी की? ये आम धारणा थी। कहाँ? इंग्लैंड में, ये ब्रिटिश सरकार में ये आम धारणा थी कि कंपनी की आर्थिक दृष्टि बहुत मजबूत है, क्योंकि जब वो यहाँ से गए हुए अधिकारियों को, वापस जाने वाले अधिकारियों को देखते थे कि वहाँ वो एक बहुत अच्छी लेविश और लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसे वैसे कमा कर ले आए हैं, तब एक आम धारणा थी कि कंपनी भारत में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन कंपनी की नींव खोखली थी। कैसे? जो कर्मचारी थे वो करप्ट थे ज़्यादातर, सबको नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो करप्ट थे, जिन्होंने कंपनी को फ़ायदा ना पहुंचाकर साइड में अपना बिजनेस शुरू कर दिया और अब खुद को ही फ़ायदा पहुंचाया। ऐसा बुक्स में मिलता है, ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं ये भी पढ़ने में आया है कि दीवानी राइट्स मिलने से पहले भारत में बिजनेस के लिए ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आता था, लेकिन दीवानी राइट्स मिलने के बाद वो गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया। मतलब कंपनी के पास अब इतना पैसा यहीं हो जाता था कि उस रेवेन्यू से, उस राजस्व से वो अपना बिजनेस सारा, सैलरी वगैरह कर्मचारियों की और बिजनेस सब आराम से कर लेते थे। तो एक पॉइंट ये भी है कि ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर आ रहा था वो तो बंद हो गया ना दीवानी राइट्स मिलने के बाद। अब भी ये लोग यही कह रहे हैं कि कंपनी की नींव खोखली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारी जो थे वो करप्ट थे और कंपनी को फ़ायदा ना पहुंचाकर अपना बैंक अकाउंट या अपना जो है पैसा वो बढ़ा रहे थे। तो अब क्या हुआ? कंपनी द्वारा ऋण की मांग पर सरकार ने दो समितियां बनाई, सीक्रेट समिति और सेलेक्ट समिति। सीक्रेट समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, आगे अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो कंपनी द्वारा ऋण की मांग, ये जो ऋण की मांग है ना, ये सरकार से सीधे सीधे नहीं की गई थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधे सीधे मांग नहीं की गई थी।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर अधिकार कर ले या उनकी कंपनी को कंट्रोल करे या रेगुलेट करे। वो चाहते थे ये कंपनी हम खुद चलाएं। तो उन्होंने इसके लिए और इतनी बड़ी रकम का लोन उन्हें कौन देगा, सरकार, तो सरकार के अलावा कौन दे सकता था। तब उन्होंने ब्रिटिश के शेयर मार्केट के शेयरीज से लोन के लिए एक आवेदन पत्र भेजा, एक एप्लीकेशन भेजी। वो एप्लीकेशन जो थी वो इतनी बड़ी तौर पर पब्लिश हो गई, इतने बड़े तौर पर सबको पता लग गया, सरकार को मालूम पड़ गया कि ये लोग इतने बड़े लोन की अप्लाई कर रहे हैं हमारे शेयर मार्केट से। तब इसमें इंटरफेयर किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया और देखा ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना बड़ा लोन मांगा जा रहा है। इसके लिए 2 समितियां बनाई गई, पहली थी सीक्रेट समिति, दूसरी थी सेलेक्ट समिति। इन समितियों ने क्या किया, इन समितियों ने अपनी स्टडी की, भारत आए, इन्होंने देखा जो जो स्थिति थी यहाँ की और 2 विधेयक पारित किए। पहला, सरकार कंपनी को 14 लाख पाउंड का लोन देगी, 14 लाख पाउंड का लोन देगी। दूसरा, कंपनी सरकार के नियंत्रण में रहेगी। ये पॉइंट, यही ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी और लास्ट में वही हुआ, कंपनी जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि भाई लोन कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। यह विधेयक इंग्लैंड की संसद में 1773 में पास हुआ और 1774 में लागू हो गया, इसीलिए इस एक्ट को हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण, ये तो सबसे पहला ही उद्देश्य था, क्राउन का नियंत्रण। दूसरा था संचालक समिति, संचालक समिति या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर में कुछ परिवर्तन करना। इन परिवर्तनों को हम अभी आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम इनको पढ़ेंगे। कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना, मतलब कंपनी अभी तो व्यापार के इरादे से आई थी, व्यापार करने के लिए ही उसमें सारे काम हो रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती थी कि कंपनी को ऐसा बनाया जाए जिससे कि वो भारत की राजनीति को भी संभाल सकें। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या धाराएं लिखी थी, क्या क्या कहा गया था, देखिए। संचालन समिति के सदस्यों का चयन अब वही लोग करेंगे जिनका कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर होगा। मतलब पहले क्या नियम चलता था कि जिनका 500 पाउंड का शेयर होता था वो लोग संचालन समिति के सदस्यों का चयन करते थे। जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, सॉरी, उनका चयन कौन करता था, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य वो होते थे जिनका कंपनी में 500 पाउंड का शेयर था, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर अब 1000 कर दिया गया था। दूसरा, संचालक का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, यानी संचालक अब 1 साल के लिए नहीं बल्कि 4 साल के लिए काम करेगा। और कुल सदस्य का 1/4 प्रति वर्ष चुने जाएंगे, यानी 24 में से 1/4 सदस्य यानी 6 सदस्य चुने जाएंगे हर साल, प्रति वर्ष चुने जाएंगे। हर साल मतलब 6 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और 6 नए सदस्य उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब गवर्नर की पावर्स बढ़ाकर अब उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, मतलब मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर्स थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, जो कानून बनाएंगे वो उसकी परमिशन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी 1774 में की गई थी, ये डेट याद रखिएगा। अब बात आती है कि पहले गवर्नर जनरल कौन बने। पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग और इनके साथ जो 4 सदस्य थे, मतलब वो 4 लोग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनके साथ थे, वो थे बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल नियम बनाने या अध्यादेश पारित करने का अधिकार रखता है, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय से आप परमिशन लेंगे, रजिस्टर कराएंगे वो जो भी आप कानून नया बना रहे हैं, और उसको पब्लिश होने के बाद ही आप उसको लागू कर सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी कानून जब बनेगा तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेना ज़रूरी हो गई, परमिशन लेना उसमें ज़रूरी कर दिया गया। और कंपनी के कर्मचारी द्वारा चलाया जाने वाला निजी व्यापार जो पूरी तरह वर्जित कर दिया गया, मतलब कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब कोई पर्सनल बिजनेस नहीं चला सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करेगा। गवर्नर जनरल की पावर्स में एक पावर ये भी थी कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, अगर वो किसी राजा से संधि या युद्ध करते हैं उससे पहले भी वो गवर्नर जनरल को बताएंगे, उसकी सलाह लेंगे, उसकी अनुमति लेंगे। आइए आगे देखें। अब ये आ गया रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरीके से बनकर तैयार हुआ। आपने देखा पीछे क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट बनके तैयार हो गया। इस एक्ट में क्या क्या हो गया बताया गया, जो फाइनल पॉइंट्स है वो एक बार फिर से देखते हैं, डिस्कस करते हैं
कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में 4 लोग होंगे। गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाकर उसे सेना और सिविल शक्तियां भी दे दी गई। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निर्णायक मत का अधिकार भी। निर्णायक मत क्या होता है? मान लीजिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये 4 सदस्य हैं, 1 2 3 4। कोई एक ऐसा कानून बनाना है जिस पे ये दोनों सदस्य अग्री कर रहे हैं और उसका दूसरे एस्पेक्ट पे या दूसरे पॉइंट पे ये दोनों अग्री कर रहे हैं, यानी आपस में कोई मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, तब निर्णायक मत यानी जो एक ऐसा एक वोटिंग जो फाइनल वोट था वो किसके अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। यानी कि गवर्नर जनरल अब अगर इसकी साइड हो जाता है तो ये वाला जो डिसीजन है वो माना जाएगा, और अगर दूसरी साइड हो जाता है तो वो वाला माना जाएगा। यानी अब जो फाइनल रिजल्टेंट जो होगा वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। आगे देखिए। हाँ, अब ये 2 एक्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक्ट क्यों आए? क्योंकि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए। कोई किसी किसी बात पर जो है आपस में सहमति नहीं बन पाई। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में आपस में जो है कि एक सहमति, आम सहमति नहीं बन पाती थी किसी एक फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट कुछ और बताता था और गवर्नर जनरल जो है वो कुछ और करना चाहता था। इसको लेकर फाइट्स वगैरह होती रहती थी। और एक कन्फ्यूज़न था। क्या कन्फ्यूज़न था? कि किस टॉपिक पे गवर्नर्स खुद रूल बना सकते हैं और किस टॉपिक पे गवर्नर्स को गवर्नर जनरल की परमिशन या डिस्कशन करना पड़ेगा, उस पर लेकर कन्फ्यूज़न था। तो इतने बड़े एरिया में एक गवर्नमेंट चलाना है, एज अ गवर्नमेंट ही काम कर रहे थे वो लोग, तो वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था वहाँ पे कि कौन से रूल्स हैं जिसमें गवर्नर खुद अपने मर्जी से बना सकते हैं कानून और किस में उनको गवर्नर जनरल की आज्ञा की ज़रूरत है। इन सारे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ये 2 एक्ट आए थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।